All the members of the media fraternity to this press conference. आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत जो सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, उसके जवाब में रखा गया है। आप सभी को मालूम है कि पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया, उसके बाद उसकी पुरजोर मजम्मत हुई अपोजिशन की तरफ से, फिर जेपीसी को रेफ़र किया गया। यह सारे चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। अभी जो मौजूदा सूरत है, इसमें जेपीसी ने फर्दर समय मांगा है, वक्त मांगा है अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, और इसी दौरान पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट आता है 23 नवंबर को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वक्फ की कोई जगह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ की कोई जगह नहीं है। हालांकि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से ये बात आई है और हम ये समझते हैं कि इसको काउंटर करना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, तो तारीख गवाह है, कभी कभी देश के प्रधानमंत्री को भी कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन देना पड़ता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ की कोई जगह नहीं है, तो हम उनका अटेंशन सीख करना चाहेंगे आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर ये साफ साफ बात लिखा गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो भी कानून इम्प्लीमेंटेड थे, अगर वो फंडामेंटल राइट से नहीं टकराते हैं तो फिर वो कानून को ऐसा ही माना जाएगा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों को ये आज़ादी देता है कि वो अपने पर्सनल लॉज पे, पर्सनल लॉ में शादी ब्याह का मामला है, विरासत का मामला है और वक्फ का भी मामला है, जिससे वो मान सकते हैं, अमल कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जब ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने जब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पेश किया, जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया, तो उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट था, जिसमें ये बात कही गई है कि वक्फ को मजबूत करने के लिए, वक्फ के करप्शन को दूर करने के लिए और सचर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही गई है कि वक्फ और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए अमेंडमेंट किया जा रहा है और ये बिल पेश किया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार ये कहती है कि वक्फ को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है जहाँ पे वो सिरे से वक्फ को नकार देते हैं। तो ये जो दो तरह की बात हो रही है, इसने अवाम के बीच में एक तशवीश पैदा कर दी है, एक शक के दायरे में ला के खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद हमने ये देखा कि सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह एक इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है। मुसलमान और मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ उनको डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे रील्स बनाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमान को डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के जो डिबेट्स हो रहे हैं, उन डिबेट्स में भी सिर्फ एक तरफा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद कर रहा है, वक्फ बोर्ड अपने हाथ को जहां भी रख देता है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। इस तरह से वक्फ बोर्ड को लैंड ग्रैबर, लैंड एनक्रोचर के टर्म से जाना जा रहा है। ये सारा मुद्दा और तेज़ हो जाता है जब प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट सामने आता है। तो हाज़रीन, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पे है। हम इस पूरे जो सिनारियो है, मीडिया में जिस तरह से नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, आपके माध्यम से, यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रेस के हमारे भाई हैं, उनके माध्यम से आवाम को ये बात हम बताना चाहते हैं, सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि आपने ये जो इस्लामोफोबिया क्रिएट किया है, इससे देश में नफ़रत की आग भड़केगी। इससे किसी का भला होना नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीतिक तरीके से कीजिए। हिंदू मुसलमान करके जो आपका मूल एजेंडा हमेशा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ आग ही फैलेगी, किसी का कोई भला नहीं होना है। इस पूरे नैरेटिव को
हम जिस बिना पे काउंटर करना चाहते हैं वो सचर कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें ये वो रिपोर्ट सचर कमेटी जो 2006 में लाती है, उसका पूरा बेसिस ये होता है कि लगभग 500 से 21 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने एनक्रोच करके रखा है। इसमें लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली अंडर अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ in unauthorized occupation by Delhi Development Authority DDA, list of properties in unauthorized possession of railways, in unauthorized possession of Delhi cantonment। ये सारे वो लिस्ट हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि इसको एनक्रोच किया गया है। ये वो बेसिस है जिसका हवाला स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी दिया गया है कि जितने एनक्रोच प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर मुसलमानों को वापस कर दिया जाता है तो जो अभी पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो अपने रोज़गार से लड़ रहे हैं, जिनके पास अच्छी तालीम नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ के वापस हो जाने से वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कमीशंस ने अपने रिपोर्ट पेश किए। किरण रिजिजू जी ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि 59,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ एनक्रोच किए हुए हैं। ये किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट है। इसके अलावा कुछ कमीशंस बनाए गए थे, उन कमीशंस ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा, निसार कमीशन का हवाला देना चाह रहे हैं, जिसमें 11,000 एकड़ ज़मीन केरला में एनक्रोच की गई है। निसार कमीशन की रिपोर्ट में 11,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन केरला में एनक्रोच किया गया है, ये उस रिपोर्ट में शामिल है। ये तो कमीशंस की रिपोर्ट है जहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लगभग हमारी टीम ने 100 केसेस का कंपाइलेशन किया, जिसमें से कुछ केसेस का मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा। ये वो ऐसे केस हैं जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के फेवर में जजमेंट दिया है, यानी कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच किया गया था। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है तब फैसला उनके फेवर में आता है। तो जहाँ एक तरफ वक्फ बोर्ड अपने एनक्रोचमेंट से आज़ादी चाह रही है, उनके प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच किया गया, उससे वो आज़ादी चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड देश है। यहाँ का संविधान दुनिया के संविधानों में सबसे श्रेष्ठ, अगर सबसे श्रेष्ठ नहीं भी तो उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे श्रेष्ठ माना जाता है इसको। और ये श्रेष्ठ मानने की वजह ये है कि यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के तहत आप कोई भी कार्रवाई, ये कोई कंगारू कोर्ट तो नहीं है कि कहीं भी हाथ रख दिया और वो चीज़ उसका हो गया। तो उस प्रोसेस में वक्फ बोर्ड का जो प्रोसेस है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने का, उसको हमारे साथी आपके सामने रखेंगे। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जहाँ रख दे वो ड्यू प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकता है। ये 2019 की एक रिपोर्ट है, फॉलो अप ऑफ सचर कमेटी रिपोर्ट। जो सचर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, उस रिकमेंडेशन के बिना पर क्या क्या एक्शन लिया गया, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया। 2019 में ASI ने ये कहा, देयर आर 267 वक्फ प्रॉपर्टीज which are to be protected by ASI has been reported. Ministry of Culture has directed the ASI to expedite action for the identification of waqf properties at the regional level and to send a report to them shortly. तो आपके सामने ये बात साफ हो गई होगी कि किस तरीके से
जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसके काउंटर में अगर जजमेंट्स को आप देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि लैंड वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ के जो भी मुतवल्ली हैं, दे आर नॉट लैंड ग्रैबर्स, ऑन द अदर हैंड दे आर द विक्टिम ऑफ एनक्रोचमेंट। एक रिसेंट जजमेंट हमारे सामने है पंजाब वक्फ बोर्ड का, जहाँ पे ग्राम पंचायत ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है। ये बात जब कोर्ट तक जाती है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि द ग्राम पंचायत कंटेंडेड दैट द प्रॉपर्टी लिस्टेड एज शमिलत दे इन ओनरशिप रिकॉर्ड्स बिलोंग टू द विलेज। The Waqf Tribunal ruled in favor of the Waqf Board, declaring the land to be Waqf property. Aggrieved, the Panchayat challenged the tribunal's decision in the High Court, arguing that the prolonged non-use by Muslim community diluted its status as Waqf property. हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को एक लंबे अरसे तक भी अगर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इस प्रिंसिपल को हाई कोर्ट ने माना और वापस ये पंचायत का जो दावा था उसको रद्द किया गया, वापस वक्फ बोर्ड के पास ये प्रॉपर्टी चली गई। We heartily welcome all the media persons on behalf of the lawyers for वक्फ। जैसा कि आपको बताया एडवोकेट शेख खुर्शीद साहब ने कि पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जिस भी ज़मीन को टच करो तो वो वक्फ की निकल जाती है। वक्फ जिहाद, लैंड एनक्रोचर, लैंड ग्रेबर, ये सब नामों से संबोधित किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक पहलू पे बात करूंगा, जो अभी अमेंडमेंट, प्रपोज अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, जो बिल पेश किया गया था लोकसभा के पटल पे, जिसको जेपीसी में अभी भेजा गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आखिर क्यों हम लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो है रिजेक्ट होना चाहिए? इसमें एक आप देखेंगे वक्फ एक्ट 1995, अभी मौजूदा जो कानून है जिससे पूरे वक्फ का निज़ाम तय होता है, चलता है, उसके लिए एक स्टैट्यूट है वक्फ एक्ट 1995, जिसकी सेक्शन 40 धारा कहती है कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो उसको वक्फ या डी वक्फ करने का राइट वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, पर फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल का होता है। ये सेक्शन 40 अभी मौजूदा वक्फ एक्ट की डिस्क्राइब कर रही है कि धारा 40, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है तो वक्फ बोर्ड में केस मामला जाता है। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ होते हैं उन्हें पूरा फंक्शंस, उन्हें पूरा दायित्व दिया गया है कानून में कि वो पूरे स्क्रूटिनी के बाद ये डिसाइड करें कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, और फाइनल जो इसकी लीगैलिटी होगी, फाइनल जो इसको जजमेंट माना जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा। अभी की मौजूदा अमेंडमेंट में जो कहा गया है कि सेक्शन 40 को सरे से नकार दिया गया है, और इसमें क्या होगा, अब जो मौजूदा बिल जो पेश किया है, अगर एक्ट बनता है तो कलेक्टर या फिर डीएम जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास डिस्प्यूटेड कंप्लेंट रेज होंगे और वो लोग सर्वे करेंगे और वो तय करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। तो आप देखें, एक मौजूदा कानून है 1995 का जो चला आ रहा है, अगर कोई लूप होल था तो कानून में अमेंडमेंट की दरकार थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट्स भी ग्रैब करके बैठी हुई है और बहुत सारे लोग ग्रैब करके बैठे, जैसा आपको जजमेंट्स में दिखाया गया। पर यहाँ पे मसला है 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है, लगभग 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसकी वैल्यूएशन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है लगभग 1.2 लाख करोड़। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोच है, ये पूरे ज़मीन को किस तरह कब्जा किया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे वक्फ को लैंड ग्रैब करना चाहती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति जो वक्फ की ज़मीनों पे बैठे हुए हैं
उन लोगों को ये एक्ट अमेंडमेंट करके जो 12 साल लैंड ऑफ एडवर्स पोजीशन प्रेस्क्रिप्शन राइट है, उसको वो लोग को 12 साल से ज़ायद जो लोग बैठे हुए हैं वक्फ की ज़मीनों पे, उन लोगों को ज़मीन ये लोग कानूनी शक्ल इख्तियार करके उन लोगों को देना चाहती है। तो मीडिया बंधु से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो तथ्यों के आधार पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सारे तथ्य आपके पास रखे गए हैं और रिसेंट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जो मेरे लर्नेड फ्रेंड ने बताया कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो ज़मीन वक्फ कर दी गई, वो ओरल हो या वो वक्फ बाय यूज़र हो या वक्फ बाय डीड हो, वो वक्फ के लिए इस्तेमाल हुई मतलब वक्फ है। इन लोगों का मकसद ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच करके 50 साल 20 साल 30 साल से जो पूंजीपति लोग बैठे हुए हैं उनको ज़मीन दे दी जाए और ये कानूनी शक्ल से किया जाए कि ये लोग हाई कोर्ट भी ना जा पाए, ट्राइब्यूनल भी ना जा पाए। तो अभी जो रिसेंट जजमेंट है वो हम लोगों के फेवर में है और कॉन्स्टिट्यूशनल के फेवर में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं कि जो अभी मौजूदा एक्ट है उसमें जो चेंजेस होने चाहिए थे वो वक्फ बोर्ड को और मजबूत करने के लिए होने चाहिए थे, ना कि वक्फ बोर्ड को डाइल्यूट करने के लिए, वक्फ बोर्ड के पावर्स को सीज करने के लिए। ये सरासर एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को कुछ नहीं देना है पर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें भी ग्रैब कर लेना है। तो मैं यही चाहूँगा, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं इसमें जो बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, पर ये जो सेक्शन 40 को हटा के ट्राइब्यूनल के पावर्स को सीज करना और बोर्ड के पावर्स को सीज करना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसके हम लोग मजम्मत करते हैं। वी वेहेमेंटली रिजेक्ट दी अमेंडमेंट्स, प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द वक्फ बिल 2020। आज जो हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को जो पूरी कम्युनिटी जो है जो अपोज कर रही है और ख़ास तौर पर जो पूरी लीगल फर्टिलिटी है जो इसको अपोज कर रही है, सबसे पहले तो मैं एडवोकेट खुर्शीद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जब तमाम कम्युनिटी जो है जिनको पता भी नहीं था इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो मैसेज पूरी कम्युनिटी को जो है इनलाइटन किया और इसके ऊपर जो है पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रही है। तो अब ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को अपोज क्यों कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसको अपोज करने की बहुत सारी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमेशा से एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रहा है। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो ये डायरेक्ट जो है ऑटोनॉमस को इन्फ्रिंज करेगी और वो डायरेक्ट कंट्रोल पे चले जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ख़ास करके आज हम लीगल कमेटी के लोग जो हैं इसको ख़ास तौर पर इसलिए अपोज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग जो है हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी का जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है स्पेसिफिकली आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 30, इन 3 आर्टिकल को कम्प्लीटली जो है इन्फ्रिंज कर रही है, इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जैसे एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा बता रहे थे कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लिटिगेशन होती है या कोई डिस्प्यूट होती है तो आपको जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मतलब उसकी जो लिटिगेशन की जो प्रोसेस है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में नहीं जा करके वो डायरेक्टली चली जाएगी सेंट्रल या स्टेट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो उसको डिसाइड करेंगे। ये अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के पास कोई लिटिगेशन जाती है सो इस चीज़ को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो हमेशा एक बहुत डिलेइंग प्रोसेस होती है और ज़्यादातर जगह में यही देखा गया है कि उसका आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। अब इंग्लिश में एक बहुत जुडिशरी के डिपार्टमेंट में बहुत पुराना प्रवर्ब है जो बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सो अगर किसी प्रॉपर्टी को, वक्फ प्रॉपर्टी को लेके कोई लिटिगेशन होती है और उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर उस पे डिस्प्यूट पे जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है
और ये बहुत ज़्यादा जस्टिस को डिले करेगा। इसकी वजह से जो जस्टिस है वो कम्प्लीटली डिनाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़, जिस तरह से जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली मैं बोल दूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है लोग जो है आजकल कपड़ों से पहचानते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमारा संविधान जो है ये कम्प्लीटली ये कहता है कि आप किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हों, चाहे आप किसी भी फेथ को आप प्रैक्टिस करते हो, हर एक कोई कानून के नज़र में इक्वल है। तो जब आप स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक लॉ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए लाते हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हम लोग हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान कम्युनिटी एवर सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हम लोग जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी जो है, हम लोग सक्षम थे कि हम जो है इसको मेंटेन कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर वो ताकत नहीं है, उनके अंदर वो कुव्वत नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, जिसको अल्लाह को गिफ्ट कर दिया गया है, खुसूसी तौर पे वक्फुल औलाद भी है, लेकिन मैं खुसूसी तौर पर वक्फुल अल्लाह की बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को हमने अल्लाह को दे दिया है उस चीज़ को जो है हम मेंटेन नहीं कर सकते। और जिनको बिलीव नहीं है इस्लामिक फेथ पे, वो आकर के उस प्रॉपर्टी को जिस चीज़ पे अल्लाह का हक है उसको आकर के वो मेंटेन करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, इक्वालिटी वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वक्फ का जो वक्फ स्टेट की जो फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल उसकी जो फंड्स होते हैं, वो बेसिकली यूज़ होता है वेलफेयर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। किस लिए यूज़ होता है? बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो कुछ खास वजह है जिसके लिए यूज़ होता है, उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुस्लिम, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है उनके लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आज आप देख लें कि इस चीज़ पे भी जो है इन्फ्रिंजमेंट करने की बात चल रही है कि तुम्हारा पैसा हम ले जाएंगे, ऐसे ही जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आपके सामने पेश किया गया है, इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि आज मुसलमान का जो है हाल क्या है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पे वो लोग जी रहे हैं और बहुत एक ख़राब ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो जो एक छोटा सा फंड उनके वक्फ प्रॉपर्टी से आ रहा है, जो ऑलरेडी जो एक मेजर पार्ट जो है वक्फ प्रॉपर्टी का जो इंक्रोच्ड है, अगर मैं सिर्फ आपको, आज हम लोग मगरबी बंगाल के कैपिटल से, कलकत्ता से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर मगरबी बंगाल की सिर्फ हम लोग बात कर लें तो मगरबी बंगाल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और बहुत प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनक्रोच्ड हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इतने प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद उससे सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये जो है एकड़ ज़मीन पर जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, और उसका रेंट सिर्फ जो है 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये आता है। Board and the Waqf properties have been totally protected by Constitution of India and शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये एकदम क्लियर है। उसके बाद आपकी जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेती है। और वक्फ बोर्ड के बाद आपका अगर कोई प्रॉब्लम, आपका कोई भी सवाल, आपका कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट हो, आप उसके लिए खुद तदबीर कर सकते हैं। एंड द बोर्ड इज़ ओपन टू ऑल। आई एम ऑल्सो इन द पैनल ऑफ वक्फ बोर्ड। सो मुझे पता है कि कितनी केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, कितनी केसेस चल रही है। सो प्लीज़ गो एंड इंक्वायर अबाउट दोज प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में आपने सवाल उठाया है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो यू अप्रोच हम लोगों को आप अप्रोच कीजिए, ठीक है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, फिर आप ये सवाल उठाइए आप। तो यहाँ पर ये मसला है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है वो प्रॉपर्टीज़ की केस चल रही है ट्राइब्यूनल में। हाँ, ट्राइब्यूनल में हो सकता है कुछ देर सवेर हो सकता है, ये लाइक एनी अदर वक्फ बोर्ड और एनी अदर कोर्ट्स, बट द पावर्स एंड जुडिक्शंस इज़ बीन टोटली गिवन टू ट्राइब्यूनल, जो कि आज के दौर में आपको खुला बता दें कि ये बीजेपी वर्सेस माइनॉरिटीज़ एंड स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स के साथ ये लड़ाई चल रही है। If any other political parties is interested to come in front or to help in this matter regarding the Waqf amendment bill, उसको पार्लियामेंट में भागना नहीं पड़ेगा, like any other issues, एकदम स्ट्रेट अवे उसको पार्लियामेंट में भागना नहीं पड़ेगा। जिस दिन मोशन होगा, जिस दिन हियरिंग होगा, आप यहाँ पर आप
पूरे बंगाल में या पूरे स्टेट्स में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अपनी पॉलिटिकल बैनर से या सोशल बैनर से आप बड़ी बड़ी बात करेंगे। आप MP MLA होके आप स्टेज से प्रोग्राम करेंगे, एंड व्हेन यू आर बीन कॉल्ड एंड व्हेन आपकी ज़रूरत जहाँ होगी आप वहाँ से भाग जाइएगा। तो इससे नहीं चलेगा। आपको जैसे आपको पार्लियामेंट में रह के बात करना है, वैसे आपको वक्फ बोर्ड में रह के बात करना है, वैसे ही प्रोग्राम में स्टेज में बात करना है। यू डोंट डिफर बाय योर वर्जन्स। सवाल ये है कि हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे PM जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका निगेटिव नैरेटिव खुद मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने असेंबली में एक्ट बनाकर इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप लोग एज ए लॉयर कमेटी की हैसियत से आप लोग हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में क्या प्रेशर दे रहे हैं कि ये रिजेक्ट कर दे इस बिल को? देखिए, आपका जो सवाल है उसमें ही आपकी जवाब छुपी हुई है। आप जो ये सवाल किए कि लीगल फर्टिलिटी क्या करेगी, तो लीगल फर्टिलिटी जो भी करेगी वो लीगली करेगी। वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए सक्षम है, और इससे पहले भी देखा गया है कि NRC के मौके पे भी जो है यहाँ पर हमारे जितने भी अभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पर्सनली जा कर के NRC के अगेंस्ट में भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया है, जो मामला अभी भी पेंडिंग है। सो अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल फर्टिलिटी जो है कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी, और इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर जो है वो जीत हासिल करेंगे। थैंक यू जनाब। आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया निगेटिव नैरेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे PM के अगेंस्ट में, तो आज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फर्दर आपका अगला प्रोग्राम क्या है? देखिए, आज जो लॉयर्स फॉर वक्फ फ्रेटर्निटी बंगाल के खासकर लोगों ने, वकला की टीम ने ये प्रेस क्लब कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें पूरा हम लोगों का ये था कि एक मैसेज लोगों तक जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर एक नैरेटिव ये फैला रही है कि मुसलमान खासकर जिस भी लैंड पे ज़मीन पे हाथ रख रहे हैं वो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ की हुई जगह है। तो ऐसा नहीं है। देश में कानून है वक्फ एक्ट 1995, जिसके तहत कोई भी प्रॉपर्टी जो मुसलमान वक्फ करता है तो उसका एक प्रोसेस है किस तरह वक्फ होती है। और ये भी मैसेज देना था कि ज़्यादातर जो भी आप लोगों को यहाँ पे पेपर्स दिखाए गए कि ज़्यादातर गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स के वक्फ के प्रॉपर्टी को ग्रैब करके रखी हुई है, और भी विभिन्न बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। उसमें पूंजीपति भी हैं, उस पर इवन गवर्नमेंट भी है। तो हम लोगों का मैसेज ये है कि जो ये नैरेटिव फैलाया गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिस भी ज़मीन पे हाथ रख रही है वो वक्फ की हो जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। ये सरासर एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसकी कड़ी मजम्मत की करते हैं। और हम लोगों ने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स के तहत यहाँ पे कहा है, जो आप लोगों को भी सप्लाई कर दिया जाएगा। फ्यूचर का प्रोग्राम आप लोगों का? फ्यूचर का प्रोग्राम यही है कि ये मैसेज को हम लोग आम करेंगे पूरे इंडिया में। हमारी जहाँ भी टीम है, हमारे जहाँ भी वकला की टीम है, हर जगह छोटे छोटे मीटिंग, छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम, छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो असेंबली में जो लेजिस्लेचर है, उन तक हमारा डेपुटेशन जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स जो बिल लाया गया है वक़्फ़ का, वो संविधान के राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इन्फ्रिंज करता है। और आर्टिकल 13 कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये इख्तियार है कि कोई भी स्टैट्यूट जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है उसे नल एंड वॉइड करार देने का अधिकार है। तो ये चूँकि राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट में आ रहा है, और ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो हम लोगों के पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रचार प्रसार धर्म को उसको रोकने के तहत बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टैट्यूट, तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितने आवाम बेदार हो चुकी है। और अगर भी ज़बरदस्ती सदन में आता भी है और बनता भी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमारा पूरा इख्तियार है, और पूरा हम लोगों को ये धारणा है कि आर्टिकल 13 के तहत इस बिल को, इस एक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, जैसे CAA को इंशाल्लाह करार दिया जाएगा। थैंक यू।